हेलो एवरीवन, सो दिस साइड योर फेवरेट केमिस्ट्री एडुकेटर। सो हम इस पूरे सीरीज़ में पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट करने वाले हैं। लाइक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, कैसे पता करते हैं कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, देन आपको सारे प्रोजेक्शंस जो न्यूमैन है, फिशर प्रोजेक्शन है, सॉहर्स हैं, वो सारे कंप्लीट करने वाले हैं हम। उसके बाद फिर हम नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करना, फिर मेसोमर, एनांशियोमर, डाइस्टीरियोमर्स क्या होता है, रेस्पिक मिक्सचर क्या होता है, ये सारी चीज़ें, फिर रिएक्शन में कैसे इनका एप्लीकेशन होता है, ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं इस सीरीज़ में। ठीक है, तो आज के वीडियो में, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है और इसके रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, स्पेसिफिक रोटेशंस क्या होते हैं और कायरल अकायरल क्या होता है, वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम स्टार्ट करें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से, तो देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, सबसे मेन कि होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखो जैसे कि हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स पढ़ते हैं, आपको पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर, ये सब पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, सबसे पहले जो आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम उन कंपाउंड्स में होता है जिन कंपाउंड्स में सबसे पहले तो आपको क्या सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। क्या सेम होगा, आपको सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम होगा, सबसे पहली कंडीशन। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आपको आपका उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा भाई। तब आप बोलोगे सर डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, इन जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। हम आगे देखेंगे कहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं। लेकिन मेन जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अराइज होता है वो उनका किस चीज़ के डिफरेंस पे अराइज होता है, वो पीपीएल के टुवर्ड्स उनके बिहेवियर पे अराइज होता है। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन वो डिफर किस में करते हैं, वो डिफ़र किस में करते हैं, वो डिफ़र करते हैं उनके बिहेवियर में। अब बिहेवियर किसके टुवर्ड्स, भाई बिहेवियर किसी के टुवर्ड्स होता है ना, ऐसे तो नहीं होता है ना, बिहेवियर किसी के टुवर्ड्स होता है। तो बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। यानी ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनका पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के टुवर्ड्स बिहेवियर अलग है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, एक एक्सपेरिमेंट की तरह समझेंगे। जैसे कि मैं एक ऑर्डिनरी लाइट ले लूँ। ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है, जैसे कि ऑर्डिनरी लाइट का मतलब होता है कि उसमें जो लाइट्स हैं वो अलग अलग बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में गए हुए हैं। ठीक है, इसे हम ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं, ऑर्डिनरी लाइट, या इसे हम अनपोलराइज्ड लाइट भी बोल सकते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसको हम एक निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं। किससे पास कराते हैं, इसे हम निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं। अब निकोल प्रिज्म से पास करने पे होता क्या है, जैसे ही इसे हम निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं, ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है ये हो जाती है पोलराइज्ड। मतलब अब सारे के सारे जो है वो एक ही प्लेन में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसे हम पीपीएल बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इसको हम क्या कराते हैं, एक पोलैरीमीटर से पास कराते हैं। ठीक है, पोलैरीमीटर। अब पोलैरीमीटर क्या होता है दोस्तों, पोलैरीमीटर में क्या होता है, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है जिसकी आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करनी है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है। अब इससे जब पास किया प्लेन पोलराइज लाइट, तो तीन केसेस हो सकते हैं। सबसे पहला केस, आपको क्या हो सकता है, जब उससे पास किया तो वो जो प्लेन पोलराइज लाइट था, जो एक ही डायरेक्शन में था सारा, वो पास करने के बाद वैसा का वैसा ही रह जाए, कोई चेंज ना आए। अगला केस, वो क्या हो, ये पहले था राइटवर्ड्स रोटेट हो जाए। अगला केस क्या हो, ये रेफरेंस जो पहले था लेफ्टवर्ड्स रोटेट हो जाए। तो तीन केसेस हो सकते हैं। तो अगर वो जैसा था वैसा ही रह जाए तो हम बोलेंगे वो क्या है, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है आपको। ठीक है, अगर वैसा का वैसा रह गया। अगर वो राइटवर्ड्स रोटेट हो गया
तो यानी वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और लेफ्टवर्ड्स रोटेट हुआ तब भी वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अब राइटवर्ड्स रोटेट हुआ तो उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या इसको हम स्मॉल डी या हम प्लस साइन से दिखाते हैं। अगर लेफ्ट राइट यानी राइट यानी क्लॉकवाइज, लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज अगर करें तो उससे हम लीवो रोटेटरी बोलते हैं। लीवो रोटेटरी बोलते हैं, रोटेट, एक सेकेंड स्पेलिंग गलती हो गई, स्पेलिंग करेक्ट कर दूं मैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, ठीक है। चलो, अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया और लीवो रोटेटरी हो गया, ठीक है। तो अब देखो क्या है, या इसको हम कहते हैं स्मॉल एल, या इसको हम माइनस साइन से दिखाते हैं। तो ये दोनों केस क्या है आपको, ये दोनों केस आपको हैं ऑप्टिकली एक्टिव वाले, ठीक है। और ये जो जिसमें कुछ नहीं हुआ वो कौन सा केस है, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव केस। समझ में आ रही बात? कुछ नहीं हुआ, स्ट्रेट फॉरवर्ड चला गया, जैसे था वैसे चला गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। राइटवर्ड रोटेट हुआ तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट हुआ तो लीवो रोटेटरी। और यानी मेन है कि ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर पा रहे हैं। तो जो रोटेट कर पाते हैं वो आपको उसी प्रॉपर्टी के कारण आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अराइज होती है, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं आपको, जैसे वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये 3 केस आए हमारे पास, ठीक। ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो हमारे काम का ही नहीं है। अब अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये जो रोटेशन होता है इसको हमें स्टडी करना होगा। अब ये जो एक टर्म आता है स्पेसिफिक रोटेशन, मतलब मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है, मेरे पास एक कंपाउंड है, दोनों को हमने एक्सपेरिमेंट कराया, दोनों ने राइटवर्ड्स रोटेट किया, दोनों ने लेफ्टवर्ड्स रोटेट किया। अब हम जानना चाहते हैं कि कौन ज़्यादा ऑप्टिकली एक्टिव है, आपका वाला कि मेरा वाला कंपाउंड। तो जो ज़्यादा रोटेट करेगा वो ज़्यादा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एकदम सिंपल सी बात है ना, एकदम लॉजिकली बात है। लेकिन उसको अब कैसे करें, है ना। अब आप ले लोगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैं थोड़ा सा अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लूँगा, तो ये तो गलत बेसिस हो गया ना कंपेयर करने का। बेसिस एकदम सेम होना चाहिए ना, जैसे कि मैं क्रिकेट मैच खेल रहा, आप भी क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, और हम देखना चाहते हैं कौन अच्छा क्रिकेटर है, तो दोनों को सेम कंडीशंस दो यार, दोनों को सेम बैट दो, सेम स्पीड से बॉल फेंको। अभी मेरे को कोई बच्चा बॉलिंग कर रहा है स्पिन स्लो में, एकदम स्पिन भी नहीं हो रही, आपको कर रहा है एकदम डेल स्टेन 140 के स्पीड पे, तो यह तो गलत हो जाएगा ना, तो मैं तो छक्का मार दूंगा, आप तो बोल्ड हो जाओगे, है ना। तो अब जैसे स्पेसिफिक रोटेशन क्या आया, स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा, ये आया आपको मतलब यूनिफॉर्मिटी से, यूनिफॉर्म तरीके से कंपेयर कर सके कि कौन ज़्यादा रोटेट करता है, कौन ज़्यादा ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसका मतलब ये क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन मतलब ये होता है टोटल ऑप्टिकल रोटेशन की बात करते हैं, टोटल ऑप्टिकल रोटेशन, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन। वो सर्टेन कंडीशन क्या है कि आपको जो ऑप्टिकल रोटेशन कैलकुलेट करना है, जो पोलैरीमीटर आप लेते हो, ठीक है, उसमें जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 ग्राम पर ml होना चाहिए। सबसे पहली बात, जो कॉन्सेंट्रेशन मैं ले रहा हूँ, आप ले रहे हो, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोनों का इतना ही होना चाहिए। अब देखो, उसको जिस सैंपल ट्यूब में आप रख रहे हो उसका जो लेंथ है, उस सैंपल क्यूब का लेंथ 1 dm यानी 1 डेसीमीटर होना चाहिए, 1 डेसीमीटर होना चाहिए। चलो, ये भी एक यूनिफॉर्मिटी हो गई, चलो ठीक है। उसके बाद ये दोनों चीज जब आपने फिक्स कर ली, यानी हम अब रोटेशन निकाल रहे हैं फॉर अ कंसेंट्रेशन ऑफ 1 ग्राम पर ml, ठीक है, एंड फॉर अ लेंथ ऑफ 1 डेसीमीटर। तो इसके लिए फिर अल्फा डिफाइन होता है कि दैट इज अल्फा इज, आपने जो टोटल रोटेशन निकाला पर यूनिट कंसंट्रेशन पर यूनिट लेंथ। समझ रहे बात को, हम निकाल रहे टोटल ऑप्टिकल रोटेशन पर यूनिट कंसंट्रेशन पर यूनिट लेंथ। यानी आपने बहुत ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा सा ही लेता हूँ, लेकिन एट द एंड आपने जितना कंसंट्रेशन लिया है और जो लेंथ लिया है उससे उसको डिवाइड दो, ताकि वो क्या आ जाए,
टोटल ऑप्टिकल रोटेशन पर यूनिट कंसंट्रेशन पर यूनिट लेंथ आ जाए, ताकि हमें एक यूनिफॉर्मिटी मिल जाए कि यार 1 ग्राम पर ml और 1 डेसीमीटर के लिए आपका कितना रोटेट कर रहा है और मेरा कितना रोटेट कर रहा है। समझ रहे बात को। अब ये जो अल्फा होता है स्पेसिफिक रोटेशन, ये किसी फिक्स टेम्परेचर और जो लाइट पास कर रही है उस लाइट के किसी फिक्स्ड वेवलेंथ के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या है, मान लो कि थीटा ऑफ टोटल, आपको टोटल जो रोटेशन है, दिस इज टोटल ऑप्टिकल रोटेशन, टोटल ऑप्टिकल रोटेशन ये चेंज हो सकता है, ठीक है, रोटेशन ये चेंज हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड लोगे, कंसंट्रेशन कम लोगे, या लेंथ ज़्यादा ले लिए, लेंथ कम कर ली, तो उसके अकॉर्डिंग टोटल ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो सकता है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर लैम्डा नहीं चेंज कर रहे, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं चेंज कर रहे, सॉल्वेंट नहीं चेंज कर रहे, तो स्पेसिफिक रोटेशन नहीं चेंज होने वाला है भाई। बात समझ रहे हो, स्पेसिफिक रोटेशन नहीं चेंज होगा, बिकॉज दिस इज व्हाट, स्पेसिफिक रोटेशन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का पर यूनिट कंसंट्रेशन पर यूनिट लेंथ चीज है। समझ रहे हो, वो तो फिक्स हो गया ना यार, वो इसकी एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू हो गई, वो फिक्स हो गया। जैसे मैं कैसा क्रिकेट खेलता हूं ये फिक्स है। अब मैं फास्ट बॉलर के खिलाफ अच्छा थोड़ा और अच्छा खेल सकता हूँ, थोड़ा और खराब खेल सकता हूँ, स्पिनर के खिलाफ थोड़ा और अच्छा थोड़ा और खराब खेल सकता हूँ, लेकिन इन जनरल मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक खेलने का तरीका है वो फिक्स होगा। वैसे ही स्पेसिफिक रोटेशन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फिक्स होगा। अब वो टोटल ऑप्टिकल रोटेशन उसका वैरी कर सकता है, वो डिपेंड करता है आपका कंसंट्रेशन कितना है, आपका लेंथ कितना है, ठीक है। तो अगर हम बात फिर न्यूमेरिकल करेंगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पेसिफिक रोटेशन की बात करें तो 4 फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं मेनली। एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही चेंज कर लोगे तो भाई चेंज हो जाएगा ना। और कंपाउंड को आप किसी सॉल्वेंट में मिलाओगे, यानी आपका जो सॉल्यूशन है अगर उसको ही चेंज करोगे तब तो यार चेंज होगा ही ना। जैसे मेटल है, मेटल ही को चेंज कर दिए तो उसका वर्क फंक्शन तो चेंज हो जाएगा ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो पढ़ते हैं, है ना। तो वही बात है। फिर अगर आप जो लाइट आ रहा है आपका उसका वेवलेंथ चेंज कर दिए तो चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर जिस पे मेज़र कर रहे हो वो चेंज कर दिए तो चेंज हो जाएगा। लेकिन आप सी चेंज कर दो, एल चेंज कर दो, कंसंट्रेशन, लेंथ, थीटा चेंज करो तो, लेकिन इससे स्पेसिफिक रोटेशन नहीं चेंज होगा। आप बोलोगे सर फॉर्मूला तो है। अब देखो, जब आप थीटा चेंज करोगे ना या कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग बाकी पैरामीटर्स में ऐसा चेंज आएगा कि आपका स्पेसिफिक रोटेशन नहीं चेंज होगा। एक तरीके से स्पेसिफिक रोटेशन इन 4 चीज़ों को फिक्स कर दिया जाए तो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की उस पर्टिकुलर वेवलेंथ और टेम्परेचर पे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है। तब तो उस बेसिस पे हम बता पाएंगे कि कौन ज़्यादा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन कम ऑप्टिकली एक्टिव है, उसके स्पेसिफिक रोटेशन पे। जैसे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि एक कंपाउंड एक्स है, उसका +100 डिग्री ऑप्टिकल आपको ऑप्टिकल रोटेशन है 4 ग्राम पर ml सॉल्यूशन के लिए, सैम्पल ट्यूब इतना सेंटीमीटर है, तो आपको अल्फा निकालना है। तो अल्फा क्या होगा, θ/c/L। तो डिग्री में ही आंसर देना है, मान लो रेडियन में नहीं। तो डिग्री इज़ 100 डिग्री, कंसंट्रेशन इज़ 4 ग्राम। अब ये 25 सेंटीमीटर है, इसको अगर आप डीएम में कन्वर्ट करोगे तो ये 2.5 हो जाएगा। डन हो गई बात, ठीक है, ये 2.5 हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपको ये 25, ये आ जाएगा 10 डिग्री। तो 10 डिग्री की कंपाउंड की स्पेसिफिक रोटेशन हो गई। अब ये हमें 4 ग्राम और 25 सेंटीमीटर दिया था, तो इसकी टोटल रोटेशन 100 डिग्री थी इस कंडीशन में, लेकिन पर यूनिट कंसंट्रेशन, पर यूनिट लेंथ ऑफ द सैम्पल ट्यूब 10 डिग्री आ गई, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देते हैं, यहाँ से और क्लियर होगा। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन एट पार्टिकुलर टेम्परेचर लैम्डा इज ट्रिपल्ड। कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दिया गया और लेंथ को डबल कर दिया गया, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ अल्फा। तो देखो अल्फा में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक आपका सॉल्यूशन चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर और वेवलेंथ नहीं चेंज हुआ है, तो ये दोनों चीज़ नहीं चेंज होगी, तो अल्फा को कोई नहीं चेंज कर सकता। अब थीटा में क्या चेंज होगा, तो देखो आपको बताया मैंने, अल्फा जो पहले था वही बाद में रहेगा, समझे बात को। यानी अल्फा इनिशियल विल बी अल्फा फाइनल। तो अल्फा इनिशियल क्या था बताओ, अल्फा इनिशियल था आपको इनिशियल टोटल ऑप्टिकल रोटेशन अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन इनिशियल एल। अब फाइनल क्या हो जाएगा, थीटा चेंज हुआ, कंसंट्रेशन 3c हो गया और ये
12 हो गया। तो अब अगर आप देखोगे तो सी और एल कैंसिल, थीटा डैश हो जाएगा, 3 to 6 थीटा। यानी देख रहे हो जब कंसंट्रेशन और लेंथ चेंज किए आप तो इस तरीके से थीटा चेंज हुआ कि आपका स्पेसिफिक रोटेशन सेम हो गया। तो आपको टोटल ऑप्टिकल रोटेशन 6 टाइम्स हो जाएगा। और ये क्यों होगा? ताकि स्पेसिफिक रोटेशन कांस्टेंट रह पाए। तो ये बात आपको जो आपको बेसिक पार्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि आपको क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसकी वजह से आती है, स्पेसिफिक रोटेशन क्या आता है, उस पर एक छोटे से न्यूमेरिकल, ये आपको इतना पार्ट कवर हुआ। अब देखो क्या है कि अब अगर एग्ज़ाम में आता है कि यार ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो उसके लिए आप उसको पोलैरिमीटर में ले जाके तो नहीं एनालिसिस करा सकते, कॉपी पे निकालने का कोई तरीका होना चाहिए ना भाई। तो उसके लिए आता है कि हम कॉपी पे कैसे चेक करें कि कोई सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, बिना पोलैरिमीटर के ले गए हमने कॉपी पे फॉर्मूला देख के बता देना है भाई। साइंस बड़ा आगे बढ़ गया, मैं बता रहा, फॉर्मूला देख के बता देंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। तो सबसे पहली बात, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए सब्सटेंस को आपको क्या होना पड़ता है? काइरल होना पड़ता है, या हम बोल सकते हैं अनसिमेट्रिक होना पड़ता है। अनसिमेट्रिक जनरल वर्ड यूज होता है, ऐसे डाइसिमेट्रिक वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो आपको काइरल है या डिसिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या होता है काइरल होने का या डिसिमेट्रिक मतलब होने का? आप थोड़ा सा आपको फील आ रहा होगा सर, अच्छा मैं समझ रहा, आप बोले चलो सिमेट्रिसिटी नहीं होनी चाहिए उसमें, इतनी आपको बात समझ में आ रही क्या? वो सिमेट्रिसिटी नहीं होनी चाहिए। अब देखो काइरल इन जनरल, काइरल का मतलब क्या होता है ये आपको धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लग जाएगा, है ना। काइरल का आपको मतलब अपने आप समझ में आएगा, उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखो अब जो भी आपका कंपाउंड है वो दो क्लासिफिकेशन में आ सकता है, या तो वो काइरल होगा या तो वो अकाइरल होगा। देखो काइरल वर्ड यूज करते हैं हम उनके लिए जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब आप जो काइरल कार्बन पढ़ते हो ना, वो अलग चीज़ होती है। पहले मैं काइरल कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस को, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को हम काइरल कंपाउंड बोल सकते हैं। और अकाइरल कौन है? जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब देखो ऑप्टिकली एक्टिव कैसे पता करेंगे? तो देखो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं वो सब्सटेंस having non superimposable mirror image, है ना। और ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन होते हैं? जिनके पास सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है। बात समझ में आई? अब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या होती है? नॉन सुपर इम्पोजेबल, जैसे मेरा ये हाथ है, इसका मिरर इमेज लूंगा तो ये हाथ आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है क्या ये सुपर इम्पोज हो रहा है? नहीं हो रहा। देखो थंब में सुपर इम्पोज नहीं होता, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हुई। तो ऐसे कंपाउंड जिसका नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक। और जिनके पास सुपर इम्पोज सब्सटेंस जिनका सुपर इम्पोज नॉन यानी जैसे हाथ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और इन्हें हम काइरल कहेंगे, ठीक। और वैसे सब्सटेंस जिसके पास सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे और उन्हें हम अकाइरल कहेंगे। फिर समझा रहा, सब्सटेंसेस जिनके पास नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है वो ऑप्टिकली एक्टिव और काइरल होंगे। जो वो सब्सटेंस जो इनके पास सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है वो इनएक्टिव होंगे और उन्हें अकाइरल कहेंगे। अब सुपर इम्पोजिबल नॉन सुपर इम्पोजिबल के जैसे हम एग्जाम्पल लेना स्टार्ट करेंगे आपको क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, उसकी टेंशन ना लो। देखो तो अब सुपर इम्पोजिबल नॉन सुपर इम्पोजिबल को हम समझेंगे। देखो जैसे कि आपको हाथ वाला एग्जाम्पल लूँ तो जैसे कि मैं ड्राइंग तो यार बहुत ही ख़राब बनाता हूँ। ये जैसे मेरा थंब है, अब ये 4 फिंगर्स हुए हैं थंब के अलावा, इसका मैंने मिरर इमेज लिया, ठीक है। तो दिख रहा है आपको, जब आप इन दोनों को एक साथ लाओगे तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होंगे। दोनों को साथ लाओ ऐसे, नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है।
थंब राइट साइड आ जाएगा, ये फिंगर, ये लिटिल फिंगर इसके थंब पे चला जाएगा, इस तरीके से ये ऐसे, समझ रहे बात को। तो दीज आर व्हाट, दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अब आप बोलोगे सर ऐसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को करते रहे क्या, बैठ के देखते रहे क्या उसका मिरर इमेज बना के? नहीं, ये भी नहीं करना है हमें। हमें ये तो बस डेफिनीशन थी जो आपको बस जाननी थी। एग्जाम में पूछ दे कि ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल कंपाउंड जो होते हैं उनके पास सुपर इम्पोजिबल होती है या नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है, तो आपको बस वहाँ पे ये बताने आना चाहिए कि नहीं इस क्वेश्चन वाले सुनो, ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल जो है उनके पास नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है, बस इतना आपको पता है। अब हम अपनी क्या तरीका लगाएंगे, अपना क्या ट्रिक लगाएंगे जिससे हम पता कर सकें कि कोई सब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। उसका एकदम मस्त सा तरीका होता है जिसको हम कहते हैं POS या COS ट्रिक। अब POS या COS ट्रिक क्या होती है? POS मतलब होता है प्लेन ऑफ सिमिट्री और COS मतलब होता है सेंटर ऑफ सिमिट्री। प्लेन ऑफ सिमिट्री और सेंटर ऑफ सिमिट्री, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमिट्री और सेंटर ऑफ सिमिट्री, यहाँ ये वाला पार्ट जो है, देखो इस वाले पार्ट में क्या होता है कि अगर मैं प्लेन ऑफ सिमिट्री या सेंटर ऑफ सिमिट्री की बात करूं तो देखो प्लेन ऑफ सिमिट्री, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन ले लिया, ठीक है। अब मैंने साइक्लोहेक्सेन ले लिया, तो इसमें अगर मैं प्लेन ऑफ सिमिट्री की बात करूं तो आपको देखो दिख पा रहा होगा, ये एक प्लेन ऑफ सिमिट्री दिख गई, ये एक प्लेन ऑफ सिमिट्री दिख गई, कितनी सारी प्लेन ऑफ सिमिट्रीज दिख रही हैं। अब मैं आपको सेंटर ऑफ सिमिट्री का एक एग्जांपल समझाता हूँ। प्लेन ऑफ सिमिट्री समझ रहा है, ऐसा प्लेन जो दो सिमिट्रिकल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अब मैं आपको सेंटर ऑफ सिमिट्री का एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे देखो, इसको और अच्छे से बनाओ, पहले समझो सेंटर ऑफ सिमिट्री क्या होता है, उसके बाद एग्जांपल दूंगा। सेंटर ऑफ सिमिट्री का मतलब होता है कि एक ऐसा सेंटर पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे उस सेंटर से दो डायरेक्शन बने तो दो अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो सेम डिस्टेंस पे सेम चीज मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो, ये एक कंपाउंड है, यहाँ Cl और हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ H और Cl लगा हुआ है, यहाँ H और CH3 लगा हुआ है, यहाँ CH3 और H लगा हुआ है। अब आप अगर देखो इसके एकदम स्क्वायर के सेंटर से इधर ऊपर तरफ जाएं या इसके अपोजिट नीचे तरफ जाएं, सेम डिस्टेंस पे सेम चीज़ मिल रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। राइट साइड इधर टॉप पे जाएं CH3 के पास या उसके अपोजिट जाएं एकदम डायगनली, तो इधर भी CH3 इधर भी CH3 मिल रहा है। इधर जाए हम राइट साइड टॉप पे तो Cl, इसके डायगनली जाए अपोजिट तो भी Cl, इधर आए हाइड्रोजन डायगनली अपोजिट जाए तो हाइड्रोजन। तो इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमिट्री, इसे हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमिट्री। तो अगर किसी कंपाउंड में एक भी POS या COS मिल गया तो वो इनएक्टिव होगा, खत्म बात। अब ये तरीका हम हर जगह यूज करेंगे। POS और COS at least one of them is present, एक भी प्रेजेंट है कोई तो कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये बात समझ में आ गई। एक भी POS या COS प्रेजेंट है तो आपका कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर हो गई बात। और ये कंडीशन सोलली अकेले सफिशिएंट है बताने के लिए कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। आगे हम बहुत सारे ट्रिक्स देखेंगे लेकिन सब इसी से आती है। ये दिस इज द फादर ऑफ कंडीशंस ऑफ, जिससे हम चेक करते हैं ऑप्टिकल एक्टिव है इनएक्टिव। मतलब दिस इज द अल्टीमेट, ये चीज़ कहीं गलत नहीं होगी, समझ रहे हो। बस ये चीज़ आपको जाननी है,
इससे आप समझ लोगे कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। अब एक कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल्स देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, यहीं पे देखते हैं। अब इस कंपाउंड को अगर हम देखें, ठीक है, इस कंपाउंड को अगर हम देखें तो इस कंपाउंड में अगर आप देखो तो यार ये एक प्लेन आपको थोड़ा सा 3D विजुअलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, या थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी आपको थोड़ा सा 3D विजुअलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेके अगर आप एक ऐसे प्लेन बनाओ तो ये आपको एक प्लेन ऑफ सिमिट्री मिल जाएगा। राइट साइड और लेफ्ट साइड एकदम सिमिट्रिक है। तो POS अगर प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया, POS अगर प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। जैसे ये कंपाउंड, इसमें आपको सेंटर ऑफ सिमिट्री है, तो अगर सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है, अगर आपको सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है तो ये क्या होगा भाई, ये आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। समझ रहे हो बात को, मैं बार बार रिपीट कर रहा, ये अकेले कंडीशन काफ़ी है बताने के लिए कि आपको कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और देखते हैं, जैसे कि और एग्जांपल्स अगर हम बात करें तो आपको एक कंपाउंड लिया, थोड़ा सा उसका डायग्राम अच्छे से बनाना पड़ेगा मेरे को, तब समझ में आएगा आपको। यहाँ कंपाउंड लेता हूँ एक इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने दिया एक CH3, ठीक, हाइड्रोजन। अब यहाँ दिया मैंने CH3 और हाइड्रोजन। तो अगर आपको इसमें POS दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। देखो ये बीच से एक लाइन जो जा रही है, इसके टुवर्ड्स ऑफ वर्टिकल एक प्लेन ले लो तो राइट साइड और लेफ्ट साइड आपको क्या मिल जाएगा, सिमिट्री, एकदम सिमिट्रिकल मिल जाएगा। तो ये एक POS हो गया। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ठीक है, और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि एक कंपाउंड लेता हूँ, ठीक, इसमें मैंने क्या किया, CH3 ऊपर रखा, हाइड्रोजन नीचे रखा, इधर हाइड्रोजन ऊपर रखा, CH3 नीचे रखा। अब इसमें अगर आप देखने की कोशिश करो तो आपको एक भी प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं मिलेगी। अगर आप इस तरीके से वर्टिकली लोगे जैसे इसमें लिए थे, देखो राइट साइड यहाँ CH3 है तो लेफ्ट साइड H है, यहाँ तो ऊपर ही था दोनों CH3, नीचे था दोनों हाइड्रोजन। तो प्लेन ऑफ सिमिट्री आप ढूंढने की कोशिश करो, आपको मिलेगी नहीं। आप इस स्क्वायर का प्लेन भी ले लोगे ना, तब भी ऊपर नीचे सेम नहीं है, ऊपर हाइड्रोजन तो नीचे CH3, तो आपको प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं मिलेगी। और आपको सेंटर ऑफ सिमिट्री भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस पॉइंट से इधर आएंगे तो CH3 मिल रहा है और इधर अपोजिट जाएंगे तो CH3 नहीं मिलेगा। समझ रहे बात को? तो आपको POS भी नहीं होगा, COS भी नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। बात समझ में आई? ना ही POS है ना ही COS है, तो ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। अब हम आगे चल के देखेंगे कि क्या क्या कायरल कार्बन क्या होता है, एक कायरल कार्बन होने से क्या होता है, दो होने से क्या होता है, डिसिमिलर सिमिलर होने से क्या होता है, वो सब बात की बात है दोस्तों। लेकिन आपको पहले इतना पार्ट क्लियर होना चाहिए जो मैंने बताया कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आता क्यों है, स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, वो कब चेंज होता है, उसका ये न्यूमेरिकल क्लियर होना चाहिए। दो, कायरल कार्बन मतलब ऑप्टिकली एक्टिव और उसका डेफिनेशन क्या होता है, ऑप्टिक कायरल कार्बन नहीं, कायरल कंपाउंड का मतलब कि वो डिसिमेट्रिक, यानी आपको वो ऑप्टिकली एक्टिव है, उसका डेफिनेशन क्या है कि वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। इनएक्टिव है यानी सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। समझ रहे बात को? नॉन सुपर इम्पोजिबल समझाया आपको क्या होता है। और इसको कॉपी में कैसे चेक करेंगे, POS और COS ढूंढ के करेंगे। अगर POS COS कोई भी एक या दोनों का एक भी मिल गया और दोनों भी मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक, और नहीं मिल रहा है तो एक्टिव होगा। इसमें नहीं मिला तो एक्टिव था, इनमें मिल गया, इसमें मिल गया, इसमें मिल गया, तो ये सारे क्या हो गए, इनएक्टिव हो गए। अब आगे क्लास में हम वेजडास रिप्रेजेंटेशन और कायल कार्बन ये सब क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।